नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। आज साल 2025 की सबसे बड़ी तबाही आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरी रात जागते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को भी आज पूरी रात नींद नहीं आएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बैठे रहेंगे। आज उत्तराखंड के हर्षिल इलाके में बादल फटा है। अभी तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और ये तो सिर्फ शुरुआती जानकारी है। आंकड़ा इससे कहीं और बड़ा हो सकता है। अगले 4 घंटे तक के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया जा चुका है। उत्तरकाशी में कल स्कूल, आंगनबाड़ी जैसे संस्थानों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना पहुंच चुकी है, लेकिन सेना का हर्षिल में बना कैंप भी क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आ चुका है। कुछ जवान घायल हो गए। हर्षिल में सेना के लिए बनाया गया हेलीपैड भी डूब चुका है। हालात ऐसे हैं कि सरकार चाहकर भी फुल फोर्स से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला सकती है। मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है। हर्षिल इलाका टेम्परेरी झील की तरह बना हुआ है जो कभी भी फट सकता है। आईटीबीपी के 30 जवान रेस्क्यू के लिए पहुंच चुके हैं। एसडीआरएफ के 45 लोग हर्षिल की ओर मूव कर चुके हैं। सेना के 150 जवान पहले से ही स्पॉट पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 20 लोगों को बचाया जा सका है और 200 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। इलाके में कई फीट मलबा जमा है, जिसे हटा पाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तबाही की ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसा खतरनाक मंजर है जिसे देखकर दिल दहल जाता है। उत्तराखंड के लिए आज की रात बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। 20 सेकंड्स में गांव का गांव तिनके की तरह बह गया। सैलाब की रफ्तार से तेज ना कार दौड़ सकी, ना ही कोई पैदल भाग सका। सैलाब ने किसी को नहीं छोड़ा। बीस सेकंड में मकान, दुकान, होटल, बाजार सब बह गए। कोई बाहर नहीं निकल सका। भागी भागी थोड़ा अच्छा नहीं गया। बहुत मरी। पानी के रास्ते में जो आया बहता चला गया। संभलने का मौका किसी को नहीं मिला। मरी बहुत मरी। यहाँ तो बहुत लोग थे। होटल चलेगा। होटल जाए भाड़ में यार, मन की नहीं। अरे आदमी देना उनमें सारे गाड़ियाँ शुरू करो। सब दब गए। चलो वहाँ चलो। उत्तरकाशी के धराली की तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। कुदरत का रौद्र रूप देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। चल चल वाला मामा के लिए फोन करना। अरे कर मामा चलेगा बस। कत्ती मरी। दोपहर 1:40 तक उत्तरकाशी के धराली में सब कुछ नॉर्मल था। दोपहर 1:45 पर अचानक बादल फटा और उसके बाद तबाही मच गई। धराली गांव के बादल फटने का शोर सुनते ही लोग चिल्लाने लगे। सीटियां बजाकर लोगों को भगाने का सिग्नल देने लगे। लेकिन कोई भाग पाता, घर से बाहर निकल पाता, उससे पहले ही पहाड़ से सैलाब बहकर आ गया। पहाड़ का हजारों टन मलबा सैलाब के साथ बस्ती की ओर बढ़ चला।
तबाही के सैलाब को बस्ती तक पहुंचने में सिर्फ 9 सेकंड लगे। मकान, होटल, बाजार सब पानी की धारा के साथ बहते चले गए। उत्तरकाशी के धराली बाजार में 2 और आबादी बसी है, बीच में खीर गंगा नदी बहती है। 2 दिन से इलाके में जोरदार बारिश हो रही है, जो इस इलाके के लिए आम मानी जाती है। दोपहर के वक्त अचानक यहां बादल फटने की जोरदार आवाज हुई। पानी के साथ पहाड़ी का मलबा भी तेजी से बहकर नीचे की ओर आ गया। नदी के दाईं ओर बसे इलाके की ओर मलबा ज्यादा नहीं गया, पूरा का पूरा मलबा बाईं तरफ बसी बस्ती में घुस गया। बस्ती में जैसे ही मलबे के साथ सैलाब की एंट्री हुई, चीख पुकार मच गई। लोग भागो भागो चिल्लाने लगे। भागो भागो भागो, अरे भयंकर भागेगी, अरे भाई ये पर फोन कर, सुधा से फोन कर ले, अरे फोन कर, अरे फोन कर यार, फोन कर ले, पागल फोन कर, ये बाबा हो गया, खत्म। चल दिख के लिए दे, चल केदार चल बला। जी वो मामा के लिए फोन करना, अरे कर दो, मामा चलेगा बस। लेकिन सैलाब की रफ्तार से तेज कोई नहीं भाग सका। कुछ ही सेकंड में आधे से ज्यादा धराली गांव मलबे का ढेर बन गया। जो लोग ऊंचाई की ओर थे वो अपनों को फोन करने लगे। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है। टावर भी चले गए। टावर तो खैर इधर है, वो है उधर से गए जो टूट गए होटल अभी। धराली गांव में तबाही कैसे मची, अब उसका दूसरा वीडियो देखिए, जो बेहद करीब से बनाया गया है। 25 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आप कांप उठेंगे। धराली गांव के बाजार में जैसे ही लोग सीटी की आवाज सुनते हैं, खतरे का अंदाजा लगता है, तो लोग बस्ती से बाहर दौड़ लगाते हैं। एक आदमी कार लेकर गांव से बाहर निकलने की कोशिश करता है, कुछ लोग पैदल ही बाहर निकलने का जतन करते हैं, लेकिन इन दोनों को 3-4 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं मिलता। सैलाब इन्हें डुबो देता है। गांव के बाहरी इलाके से भी कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले चंद सेकंड में तबाही उन्हें भी निगल जाती है। कुछ खुशकिस्मत लोग ही कुदरत के रौद्र रूप से बच पाते हैं, जैसे तैसे कर मलबे से बचकर अपनी जान बचाते हैं। अरे भाग भाग, डूबेगी, भाग भाग भाग, अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया वहाँ। अरे इसको भी खींच ले। धराली के जिस इलाके में सैलाब की एंट्री हुई है, उसमें 100 से ज्यादा घरों की बस्ती दिखाई दे रही है। टूरिस्ट स्पॉट होने के चलते इसी इलाके में 20 से 25 होटल और होम स्टे भी बने हुए हैं। तबाही में ज्यादातर होटल और होम स्टे जड़ से साफ हो गए हैं, किसी का अब निशान तक नहीं बचा है। बस्ती में कुछ घर जरूर बचे हैं, लेकिन वो मलबे के ढेर में बुरी तरह से दब गए हैं। अब सिर्फ तबाही के निशान ही बचे हैं। धराली में अब चारों ओर पानी ही पानी है, मलबा ही मलबा है, मौत की खामोशी है और तबाही का शोर है। कुदरत के कहर के बाद धराली गांव 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक ओर मलबा है, दूसरी ओर गिने चुने वो मकान जो सैलाब की चपेट में आने से बच गए। देहरादून से धराली गांव की दूरी 218 किलोमीटर है। गंगोत्री धाम से इसकी दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर है। गंगोत्री के पास बसे हर्षिल एरिया से इसकी दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। ये गांव 4 धाम यात्रा के रूट पर पड़ता है, जिसकी वजह से काफी टूरिस्ट इलाके में आते हैं। बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे भी बने हुए हैं। हिमालय की गोद में बसा होने के कारण भी टूरिस्ट इस गांव में घूमने आते हैं। धराली गांव के पास पहाड़ की चोटियों में 7 ताल बने हैं। इन 7 तालों से ही खीर गंगा नदी निकलती है, जिसे लोकल लैंग्वेज में क्षीर गंगा भी कहा जाता है। पिछले 2 दिन से इस इलाके में भारी बारिश हो रही थी। माना जा रहा है कि इस बारिश के चलते प्रेशर बहुत ज्यादा था और जैसे ही यहाँ बादल फटा तो पहाड़ उसके साथ दरक गया। पहाड़ का मलबा पूरे धराली में तबाही मचाते हुए घाटियों की तरफ बह निकला। धराली में अभी तक 60 से ज्यादा लोग लापता हैं। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। 3 दर्जन से ज्यादा होटल और मकान गिर चुके हैं। हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे
एक ऊपर सप्तताल 7 ताल है, वहाँ से एक क्षीर गंगा निकलती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअल्टीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है। पहली प्राथमिकता तो लोगों का रेस्क्यू करना है, इसके लिए हेल्थ विभाग की पूरी टीम, साथ ही साथ फूड डिपार्टमेंट, इन सभी को एक्टिवेट किया गया है। टेम्प्रेरी शेल्टर्स कहाँ लोगों को रखना है, क्योंकि डैमेज है तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर सुरक्षित रखना भी होगा। इन सारी चीज़ों के प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रशासन ने धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना को राहत और बचाव के लिए मैदान में उतार दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। सेना की 150 लोगों की टीम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। लोगों को एयरलिफ्ट करने के इंतजाम भी किए गए हैं। क्लाउड बर्स्ट के बाद धराली और आसपास के कई किलोमीटर एरिया में कई फीट पानी भर गया है। लगातार बारिश भी हो रही है, जिसके चलते लोगों को रेस्क्यू करने में भी परेशानी हो रही है। सूचना के बाद जो हमारी सबसे नियरेस्ट टीम थी वो एसडीआरएफ की पहुंच गई है मौके पे और ऐसी उसी के सुपरविजन में जो भी रेस्क्यू एजेंसीज हैं, चाहे एनडीआरएफ है, हमारी एसडीआरएफ है, जो आर्मी की यूनिट नज़दीक थी, डीपीपी है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं और सभी जो यूनिट्स जो नियर बाय प्लेस स्टेशन थी वो उनकी जो भी मैन पावर पहुँच सकता है वहाँ पहुँच गया है। इसके अलावा हम लोग की एसडीआरएफ की जो बाकी 2 टीम्स हैं वो भी पहुँचने वाली हैं। इसके अलावा एक टीम हम बटालियन से भी भेज रहे हैं जो कि जिसमें कि हमारे लार्ज स्केल इक्विपमेंट्स हैं जो कि इस डिजास्टर में हमको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है, उसको लेकर के भी एक हम जियो को रवाना कर रहे हैं साथ में। पिछले 12 साल के अंदर धराली में तीसरी बार बादल फटा है। 2013 और 2018 में भी यहां कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है। 2013 में बादल फटने से ज्यादा तबाही नहीं हुई थी। 2018 में बादल फटने से 35 घर और 24 होटल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस बार की तबाही पिछली 2 तबाही से ज्यादा बड़ी है। धराली के लोगों ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी है। बहुत मरी। धराली में आई आफत कितनी बड़ी है, क्लाउड बर्स्ट से क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए। 20 से 30 वर्ग किलोमीटर एरिया में 1000 मिलीमीटर प्रति घंटा बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर प्रति घंटा बारिश का मतलब होता है 10 लाख लीटर पानी। क्लाउड बर्स्ट होता है जब एक साथ 20 से 30 लाख लीटर पानी रिलीज होता है और ये पानी जहां गिरता है वहां तबाही मच जाती है। ये पानी जमीन पर गिरता है तो फ्लैश फ्लड आता है। लेकिन अगर ये पानी पहाड़ पर गिर जाए तो आफत दोगुनी हो जाती है, क्योंकि पानी के साथ पहाड़ का मलबा भी बहकर जमीन पर आता है और ये जिस इलाके से गुजरता है वहां तबाही मच जाती है। और ऐसा ही कुछ धराली में भी हुआ है। सेव के बागान के लिए मशहूर धराली गोमुख और हर्षिल के बीच ऊंचे पहाड़ पर बसा है। यहाँ बद्रीनाथ, उत्तरकाशी और ऋषिकेश के लिए रास्ता निकलता है। इस कस्बे को मां गंगा का मायका भी कहा जाता है और मां गंगा के इसी मायके में अब भीषण तबाही मची है। धराली गांव में 200 से ज्यादा मकान बने हैं, आबादी 900 से ज्यादा है। गांव की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म और बागवानी पर बेस्ड है। इस गांव से कुछ ही दूरी पर आर्मी कैंप हर्षिल है। इस कैंप को भी फ्लैश फ्लड से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। हर्षिल के हेलीपैड पर भी पानी भर चुका है। मलबे के अंदर कई मकान, दुकान दबे हैं। मलबे के अंदर लोग भी दबे हैं।
सेना की टीम 20 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल चुकी है, लेकिन अभी भी जिंदगी की तलाश जारी है। देखिए, ये उत्तरकाशी की जो घटना हर्षिल वाली हुई थी, उसके बाद हमारा इसी रोड पर एक सुक्खी टॉप पड़ता है, वहाँ भी एक क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। हालांकि वहाँ से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बारिश काफ़ी तेज है और जो पानी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है, तो हर तरह से हालात पर निगाह रखी जा रही है और प्राथमिकता वही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां लगातार लगी हुई हैं। स्थानीय लोग की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब एक और बड़े खतरे की बात करते हैं और इस खतरे का भी इंतजाम किया जा रहा है। इस बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की भारी खेप ऑर्डर की जा रही है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत जल्द एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल्स की खरीद को मंजूरी दी जाएगी। ये ब्रह्मोस मिसाइल्स भारतीय नौसेना के युद्धक जहाजों और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए खरीदी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक इंडियन नेवी ब्रह्मोस मिसाइलों को अपने वीर क्लास वॉरशिप्स पर डिप्लॉय करेगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में इन खतरनाक मिसाइलों को तैनात करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के 19 ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तानी एयरबेसेस पर तबाही मचाई थी। इस बार नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए जो नई ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदी जाएंगी, उनका इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा, कब होगा, जो काम 5 अगस्त से पहले नहीं हुआ वो 5 अगस्त को ही क्यों हुआ, और क्या 6 अगस्त के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। जब ब्रह्मोस की आवाज पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तानी सो नहीं सकते, तो पाकिस्तानी सो नहीं सकते, तो पाकिस्तानी सो नहीं सकते। मोदी ने सही कहा था, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। मोदी ने सही कहा था, वो जो ब्रह्मोस है ना, वो सोने नहीं देती पाकिस्तान को। वो जो ब्रह्मोस है ना, वो सोने नहीं देते पाकिस्तान को। वो जो ब्रह्मोस है ना, वो सोने नहीं देते पाकिस्तान। सवाल है कि अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान इतना ब्रह्मोस क्यों करने लगा है, इतना क्यों डरने लगा है। मुनीर के होश उड़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर अब ऐसी कौन सी विस्फोटक खबर आ गई है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मोस का जिक्र करके इसी बड़ी खबर की ओर इशारा किया था। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें की दहशत 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 भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया, मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। तो बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में भी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने वाला है, और अब की बार सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं, इंडियन नेवी भी ब्रह्मोस के फोर्स से पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली है। किसी भी वक्त बड़ी खबर आने वाली है। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि अगस्त में मुनीर और उसकी फौज पर ब्रह्मोस नाम की आफत एक बार फिर आने वाली है। पाकिस्तान पर सिर्फ ब्रह्मोस नहीं बरसेंगे, मौत के शोले बरसेंगे, और आज इसके 2 हिंट मिले हैं।
पहला हिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, एनडीए की पार्लियामेंट्री मीटिंग में दिया और वहां एक प्रस्ताव पारित हुआ। एनडीए के इस रिजोल्यूशन में पाकिस्तान के लिए एक नहीं 5 चेतावनी हैं। चेतावनी नंबर 1, अगर भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी स्टेट और आतंकियों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। चेतावनी नंबर 2, हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। चेतावनी नंबर 3, हिंदुस्तान हर उस लोकेशन को, हर उस जगह को टारगेट करेगा जहां आतंकियों के निशान मौजूद होंगे। चेतावनी नंबर 4, हिंदुस्तान पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। और चेतावनी नंबर 5, पाकिस्तान में आतंकियों के हर हाइड आउट को निशाना बनाया जाएगा। इसके लिए हिंदुस्तान प्रिसाइसली अटैक करेगा, डिसाइसिवली स्ट्राइक करेगा। और मोदी ये फैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान के द एंड का एक और इंडिकेशन आज ही कैमरे पर दे चुके हैं। पहलगाम आतंक के हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। There has been a talk about new norms. I mean, the Prime Minister, the External Affairs Minister. और अगस्त में पाकिस्तान की आफत बढ़ाने वाली दूसरी चेतावनी दी है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कह दिया है ऑपरेशन सिंदूर अब प्रिसीजन वॉरफेयर का नया डॉक्ट्रिन है। और भारत इस नए डॉक्ट्रिन के तहत ही अपनी तैयारियां कर रहा है। स्विफ्ट, कन्वर्ट और हाई इंपैक्ट ऑपरेशंस के लिए रेडी हो रहा है। Preparedness has to be of a very high order, 24/7, 365 days. We have to be prepared to respond to any acts of violence by Pakistan, both state and non-state. The geographical expanse will not provide safe havens to terrorists. So they cannot hide anywhere in the territory of Pakistan. They will be targeted. So we have to understand, get that kind of intelligence, and then we should have that capability to target, not only take out fixed targets, but also mobile targets at these extreme ranges. So that should be a kind of a military norm for us, as far as Sindoor is concerned. This is an operation which has not been called off, is still ongoing. Terrorists will not be treated as proxies. So that's a new norm, political new norm. So when you say that terrorists will not be treated as proxies, means we are looking at not only proxies but the people who support them behind. So not only the perpetrators but also the supporters. So it's not only proxies who will be dealt with. So state and non-state comes into this. That's a military implication of this first political new norm. We need to challenge the Pakistani doctrine of full spectrum deterrence, which talks about deterrence at the lowest level to the highest. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह कहना कि आतंकी पाकिस्तान में चाहे कहीं भी छिपे हों, बचेंगे नहीं। सीडीएस का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी जारी है, भारत की तगड़ी तैयारी है। इसने अगस्त के महीने में पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं और पूरे पाकिस्तान में हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक का खौफ दिखने लगा है। मुनीर और उसके आतंकी ये सोच सोचकर परेशान हो रहे हैं कि हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक कहां से होने वाली है, किन किन तरीकों से होने वाली है। पाकिस्तान में भारत के इस हमले की कमेंट्री लगातार चल रही है। भारत की तरफ से इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप भी देखा जा रहा है और भारत की तरफ से एक भरपूर जंग की जो तैयारी है वो की जा रही है और लगता ऐसे है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की एक बड़ी तैयारी कर चुका हुआ है। जो इंडियन फ़ौज है उसने एक जदीद जंगी ब्रिगेड रुद्र ब्रिगेड तैनात की है जो कि तमाम शोबाजात पर मुश्तमिल एक आहंग और मुकम्मल जंगी यूनिट है। ये सबसे पहले इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है इंडिया की तरफ से। इसके साथ ही भेरू लाइट कमांडो बटालियन भी सरहदी इलाकों में तैनात की गई है जो तेज़ रफ्तारी से बर्क रफ्तारी से दुश्मन के इलाकों में
सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की सलाहियत रखती है। जो यूनिट है उसकी भी तैनाती है, जिसमें एक शक्ति 1 है, यानी जंगा मुश्तरक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, जिसमें शक्ति 1 भी शामिल है। ये भी इन्हीं सरहदी इलाकों में तैनात किए गए हैं, जो मखसूस सरहदी सेक्टर्स में फ़ौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट्स हैं भारत की दिफाई हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करती हैं। यानी इंडिया की जो स्ट्रेटजी है जंगी हिकमत अमली, वो अब पहले की निस्बत बदलती हुई नज़र आ रही है। और इस बदलती हुई हिकमत अमली में ये जो 3 यूनिट्स जिनका मैंने ज़िक्र किया है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर इंडिया की तरफ से इनको डिप्लॉयमेंट इनकी की गई है। अब जिससे लगता ये है कि अब पुरानी जंगी मनसूबाबंदी को ख़त्म करके जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और कमांडो तर्ज की फ़ौरी कार्रवाइयों पर ज़ोर दिया जा रहा है। अब इन तमाम जो स्ट्रेटजी है इंडिया की, जो जिसमें चेंज नज़र आ रहा है, और लग ये रहा है कि वो अब जो पाकिस्तान के ऊपर उनका एक जाराना जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि उन्होंने 100% रिज़ल्ट्स हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया गया। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। भारत एक और बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लग चुका है। ये गगन विजय मशकें ये क्यों हो रही हैं? ये क्या मशकें हैं? इनका इस वक्त करने का क्या रीज़न है? भारत ने अपने मगरबी सरहदों पर गगन विजय नामी जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट कर दी हैं। नाज़रीन, ये कोई ऐसा टाइम नहीं है जब ये एक्सरसाइजेज़ हुआ करती हैं। जनरली पाकिस्तान और जो भारत हैं वो अपनी एक मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के बाद सर्दियों के किसी एक मंथ में पाकिस्तान और किसी एक मंथ में भारत, या मे बी 2 महीने भारत और 2 महीने पाकिस्तान, ये एक्सरसाइजेज एक जनरल आम तौर पर बॉर्डर्स के ऊपर करते हैं। लेकिन ये जो अचानक एब्रप्ट एक्सरसाइजेज जो है, गगन विजय नामी एक्सरसाइजेज जो हुई हैं, इसने बहुत हलचल मचा दी है। पाकिस्तान में मचे इस पैनिक की एक और वजह है, और उस वजह का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। वो 19 ब्रह्मोस मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स के कई एयर बेसेस को तबाह कर दिया था। उनमें से एक एयरबेस यानी रहीम यार खान एयरबेस तो इस वक्त भी आईसीयू में ही है। पाकिस्तान ने आज जो नया नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी किया है, उसमें भी यही लिखा है कि रहीम यार खान एयरबेस का रनवे फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए बंद है और 15 अगस्त तक इसके ऑपरेशनल होने के कोई चांस नहीं है। और इसी बीच ब्रह्मोस पर एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। भारत की वायुसेना और नौसेना ब्रह्मोस मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर देने जा रही है। इसे लेकर बहुत जल्द डिफेंस मिनिस्ट्री की एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दी जाएगी। ये खरीद भारतीय नौसेना के युद्धक जहाजों और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इंडियन नेवी ब्रह्मोस मिसाइलों को अपने वीर क्लास युद्धपोतों पर डिप्लॉय करेगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में इन खतरनाक मिसाइलों को तैनात करेगी। यह कोई संयोग नहीं है कि पिछले हफ्ते शनिवार को प्रधानमंत्री ने ब्रह्मोस का जिक्र किया और आज ये खबर आ गई। इसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, जैसा पैनिक कैमरे पर दिखा, वो अपने आप में ये बता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त मोदी और मोदी के ब्रह्मोस से कितना घबरा रहा है। जब ब्रह्मोस की आवाज पाकिस्तान में जाती है तो पाकिस्तानी सो नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि जनाब, मैं जब चाहता हूँ ना, मैं ब्रह्मोस बनाए हैं मैंने, तो वो जो ब्रह्मोस है ना, वो सोने नहीं देते पाकिस्तान को। दिस इज व्हाट ही कीप सेइंग। ये पेप टॉक है लोगों को देना, मोटिवेट करना, हमने छोड़ना नहीं पाकिस्तान को, हमने उड़ा देना है इनको, इनकी क्या मजाल है, ये होते कौन है और इनको छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मोस जो है दैट इज हाईली एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और 3 टाइम्स स्पीड ऑफ द साउंड ये चलता है, और डिफरेंट किस्म की रेंज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 300 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक ये जाता है। लैंड से
भी मारा जा सकता है, सी से भी और एयर से भी। एयर से ये मेरा ख्याल है जो Su-30 जो जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उनसे ये मार सकते हैं। और इनके आगे से डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स हैं जो ये लॉन्च करते रहते हैं। और ये हर तरह की टारगेट को कर सकता है, शिप्स में भी जा सकता है, दूसरा ज़मीन पे भी जिसको मारना चाहिए मार सकते हैं। हिंदुस्तान को अपनी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करनी है और इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब इसमें पाकिस्तान के अलावा चीन और बांग्लादेश वाला एंगल भी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अब भारत के खिलाफ एक नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और इसका खुलासा भी आज ही द इकोनॉमिस्ट में पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता के एक इंटरव्यू में हुआ है। द इकोनॉमिस्ट में ISPR के प्रवक्ता ने जो कहा उसकी 5 लाइन गौर से पढ़िए। उसने कहा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलना चाहता है और वो फ्रंट ईस्टर्न कॉरिडोर यानी बांग्लादेश हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को इन्वॉल्व करके उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रॉक्सी ऑपरेशंस यानी आतंकी हमलों के लिए कर सकता है और मुनीर ने इसकी शुरुआत कर दी है। सबूत आपके सामने है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के मीरपुर कैंटोनमेंट की हैं, जहां एक बांग्लादेशी डिलीवरी बॉय ने गलती से वहां मौजूद ISI के एक अधिकारी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो में आप जिस शख्स का पैर देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का अधिकारी है, जिसे मीरपुर कैंटोनमेंट में रखा गया है। वीडियो में ये बांग्लादेशी डिलीवरी बॉय क्या कह रहा है आप भी सुनिए। প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে এটা, হ্যাঁ আচ্ছা এটা হচ্ছে কলিং বিল দিতে হইব। কলিং বিলটাকে দিই। আর সব থেকে যে মানে ইন্টারেস্টিং যে বিষয় হলো কাস্টমার কিন্তু পাকিস্তানি কিন্তু হিন্দিও হারি না উর্দু হারি না। আমি কাস্টমার লোক কেন কথা কম। আচ্ছা কাস্টমার আজ দেখি তো। আসসালামু আলাইকুম, আলী মুর্তজা। Your country Pakistan? Yes. Thank you. भाई कस्टमर किंतु खाবার টর্জরি দিয়ে দিছি আর কাস্টমার কিন্তু পাকিস্তানি। यानी बांग्लादेश में ISI ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है और आज ही ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान का डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार इसी महीने की 23 तारीख को बांग्लादेश के दौरे पर जा सकता है। मुनीर ये जो नया फ्रंट खोलना चाहता है उसकी एक रिपोर्ट मोदी के पास पहुंच चुकी है। भारत ने तैयारी भी उसी लेवल पर शुरू कर दी है। ड्रोन वॉरफेयर से लेकर कन्वेंशनल वॉर तक, डिजिटल वॉर से लेकर साइबर वॉरफेयर तक, युद्ध स्तर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। एक एक खतरे को पिन पॉइंट करके दिन रात सुबह शाम अभ्यास किया जा रहा है और भारत की इस तैयारी ने भी अब पाकिस्तान में सबकी नींद उड़ा दी है। हाइब्रिड वॉरफेयर की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, साइबर ऑपरेशन की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, ड्रोन ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एरोस्पेस पे काम हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक्सरसाइजेज में ड्रोन्स को जिस किस्म की एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत के ड्रोन्स हैं वो किस हद तक ख़तरनाक हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत ने इसराइल से जो 2 टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स लिए हुए हैं वो हेरॉन TP हैं और हार्पी हैं। इनकी रेंजेस 1000 किलोमीटर प्लस भी इवन हैं, बहुत दूर तक ये जाते हैं। 250 kg का जो एक्सप्लोजिव है ये लेकर जा सकते हैं। ये इस हद तक का एक हैवी एक्सप्लोजिव है कि ये जिस भी बिल्डिंग पे गिरें वो बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स हो सकती है। जो इनका प्रोग्राम है, जिसका जो ड्रोन प्रोग्राम है उसका नाम है जी राम भाज ड्रोन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अब भारत जो है वो AI बेस्ड ड्रोन्स जो है वो तैयार कर रहा है, जो कि बहुत ही एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2025 के आखिर तक भारत तकरीबन 500 से ज़ायद जो है ये AI बेस्ड ड्रोन्स बना लेगा। ये है भारत की एग्रेशन जो वो इस वक्त पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा है।
इस बीच जब से मुनीर ने व्हाइट हाउस जाके ट्रंप के साथ लंच किया है, जब से ट्रंप के दिल में पाकिस्तान के लिए नया नया प्यार उमड़ा है, तब से मुनीर ये सोच कर ही खुश हो रहा था कि ट्रंप अब सीधे सीधे मोदी से टक्कर लेगा, हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाएगा और हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से भारत को दी गई लेटेस्ट धमकी के बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स हिंदुस्तान ने दिया है, जैसा जवाब ट्रंप को दिया है, उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। और भारत के इस नए तेवर को देखकर अमेरिका तो सदमे में है ही, अब पाकिस्तान में भी मातम पसर गया है। मोदी ने 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया है